चलो देखो, आज जो कल पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़े थे, वेरिएबल क्या होता है इसको देखे थे, कांस्टेंट क्या होता है इसे देखे थे, और वेरिएबल कांस्टेंट इन सब के बारे में पढ़े थे। अब टर्म के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं ये हम लोग देख लिए थे। जिसमें एक नंबर ऑफ टर्म रहता है उसे बोलते हैं मोनोमियल। अगर उसमें टर्म की संख्या अगर एक ही है केवल तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। और यदि दो या दो से अधिक हो गया तो उसे बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल। या यदि दो रहे तो उसे बायोनोमियल बोल सकते हो, तीन रहे तो उसे बोल सकते हो ट्रायोनोमियल। लेकिन ओवरऑल अगर बोलना हो उन सबको तो पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है, ठीक है ना। और एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा होता है कि केवल एक टर्म होता है और वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म रहते हैं, पर इसके पहले हम लोग टर्म पढ़े होंगे। टर्म क्या होता है, तो देखो क्या होता है कि वेरियस पार्ट्स जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस के से, ठीक है ना। तो जो प्लस और माइनस से सेपरेट हुए पार्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग टर्म बोलते हैं। तो देखो तुमको क्या बता रहे हैं, चाहे जितने भी वेरिएबल या जितने भी कांस्टेंट हों, यदि प्लस या माइनस के साथ जब तक नहीं लगे रहेंगे तब तक हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म है। लेकिन जब ऐसा हो गया तब हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो अलग अलग टर्म हो गए। जैसे अगर प्रोडक्ट और डिवीजन में है तब तो सिंगल टर्म ही रहेगा, और नहीं तो अलग अलग टर्म हो गया, ठीक है ना। जैसे ये सब एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। देखो यहाँ पे x कितनी बार आया है, x इंटू वाई, एक्स 2 बार आया। y में देखो y कितनी बार आया, 2 बार आया, y इंटू जेड। तो यहाँ पे देखो 2 बार ये आया, 1 बार ये आया, यहाँ पे 2 बार ये आया, 1 बार ये आया। कितने तुम लेटर्स का यूज़ कर रहे हो, x y एंड z, 3 है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ टर्म कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में कितनी भी बार रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन्हीं अलग अलग इनको जब करोगे तो उसी को फैक्टर बोलते हैं, जब तोड़ के लिख दिया जाता है प्रोडक्ट वाले पार्ट को, ठीक है, तो उन्हें हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल तक पढ़े थे, उसके बाद फैक्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, फैक्टर का डेफिनेशन क्या था इसमें, अगर तुम अपने बुक के हिसाब से देखोगे तो क्या है, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है कोई भी टर्म। तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को अलग अलग तोड़ के इसका प्राइम फैक्टराइज करके या इसके फैक्टर निकाल के, इसको मतलब तोड़ के अलग अलग लिख दो, जिनका मल्टीप्लिकेशन से, जिनके प्रोडक्ट से ये बना हुआ है, तो उन्हीं को हम लोग, उन्हीं अलग अलग जो निकलेंगे लेटर्स या लिटरल्स या जो हमारा न्यूमरल नंबर निकलेगा, ठीक है, नंबर्स जो निकलेंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, तो क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यदि इसमें कांस्टेंट कोई आ गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूमरल फैक्टर। कांस्टेंट कोई आ गया, जैसे मान लो ऐसे आ गया 3x स्क्वायर वाई, तो इसमें 3 क्या आ गया, जैसे 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई है, तो 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देंगे न्यूमरल फैक्टर, न्यूमरल फैक्टर, ठीक है ना। और बाकी ये जो है लेटर वाले रहेंगे उन्हें लिटरल्स या लिटरल फैक्टर्स बोल देंगे, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। बाकी देखो कोफिशिएंट इसके बाद हमको पढ़ना है। तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है कि कोई भी टर्म होता है उस टर्म का हम कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे मान लो कोई टर्म दिया है, तो यदि मान लो तुमको जब तक बोलेगा नहीं कि इसमें है कि x का कोफिशिएंट निकालो, तब तक हम लोग केवल जो न्यूमरल वैल्यू रहेगा उसी को कोफिशिएंट बोलेंगे। ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूँ,
जब तक इस क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं बोलेगा x का कोफिशिएंट निकालो या y का कोफिशिएंट निकालो या z का कोफिशिएंट निकालो, तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग केवल जो न्यूमरल वैल्यू रहेगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसी को फैक्टर बोलेंगे, उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुमसे देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मान लो x y z का तुमको पूछ लिया क्वेश्चन में कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोफिशिएंट पूछेगा तो z को हटा दो, बाकी जितने भी बचे हुए हैं ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7xy, ठीक है। उसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो। और मान लो इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ -z पूछे तो क्या, -7 पूछे तो क्या लिखोगे, जो उसके साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में है, x इंटू एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख लिए, समझ में आया ये चीज़, तो इसी को हम लोग लिख लिए, कोफिशिएंट हो गया। ये हम तुमको बताया थे कि अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा, कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरल फैक्टर, ठीक है ना, या कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। ये क्या है, लिटरल्स हैं, लिटरल कोफिशिएंट होते हैं, जो एक्स वाई जेड में रहते हैं या लेटर में रहते हैं उन्हें लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए, कोफिशिएंट पढ़ लिए। अब देखो इसके बाद आता है लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। जैसे देखो इसमें कोई एग्जांपल दिया, जैसे मान लो y दिया है, y का तुम्हें कोफिशिएंट पूछे, ठीक है ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पूछे, ठीक है ना। तो इसमें तुमसे पूछे कि कोफिशिएंट आप बताओ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये समझ लेना कि इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन में पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 के अलावा बाकी जो है, तो 1 इंटू ये है, तो 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी में पूछे, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लिया तुमसे, इसमें पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ y निकालो, तो y को तोड़ दो, क्या करो, y इंटू वाई लिख दो, y स्क्वायर दिया है 2 बार लिख सकते हो, तो इसमें क्या बचेगा, एक y बचेगा, तो एक y लिख देंगे। समझ में आया, ये हम लोग पढ़ लिए, कोफिशिएंट पढ़ लिए। अब इसको एग्जाम्पल को लिखो और इसके बाद हम बताते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। देखो कांस्टेंट टर्म वो उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी लिटरल टर्म नहीं होता, मतलब कोई भी लेटर नहीं होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट टर्म, जो मतलब डेफिनेशन वो बुक से लिखना, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें कोई भी नो लिटरल टर्म, नो लिटरल्स, कोई भी लिटरल्स ना हो जिसके साथ। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं, 5, 25, 37, 99 etc, ठीक है ना। तो देखो इनके साथ कोई भी x y z नहीं लगा है ना, या p q r नहीं लगा है, मतलब कोई लेटर लगा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए, ठीक है ना। अब इसी कांस्टेंट टर्म को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसी को कांस्टेंट टर्म हमको मिल गया, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये अभी नहीं है शायद कांस्टेंट वाला तुम्हारे में, चलो इसको लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म हम लिख लिए। अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इसको हम लोग पढ़ लिए। अब देखो लाइक, देखो जितना क्वेश्चन तुम लोग करोगे तभी आएगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स,
तो लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे बोलेंगे, ये ध्यान देना। लाइक उसे बोलेंगे जिसमें सेम लिटरल्स फैक्टर्स हो, ठीक है, और जिसमें डिफरेंट हों, डिफरेंट लिटरल्स फैक्टर्स हों। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल से समझो। मान लो लिखा गया 3x² y² z, और दूसरे जगह लिखा गया y² z इंटू x²। फिर तीसरा एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ z 10 इंटू 10z x² y², ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो लिटरल फैक्टर होता है, लिटरल फैक्टर क्या होगा, 3 को हटा दो, बाकी जितने बचेंगे सब लिटरल होंगे, क्योंकि तुमको क्या बताए हैं कि जो कांस्टेंट वाला होता है, जो नंबर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल फैक्टर, और जो नंबर के अलावा होता है सब लिटरल होता है। तो इनके फैक्टर बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब अगर x का पावर 2 है तो x का पावर 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, y का पावर यहाँ पे 2 है तो y का पावर 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, z अगर यहाँ पे है तो z यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके पहले 3 है, इसके पहले 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये हमारा लाइक टर्म ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लाइक टर्म बोला जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें नहीं मतलब है ये चेक करने में कि ये लाइक है कि नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, z का क्या है, z यहाँ पे एक बार आया है, z यहाँ पे एक है, y² यहाँ पे है, y² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, लाइक टर्म है। समझ में आया, ये क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि x का जो फैक्टर है, y का जो फैक्टर और z का जो फैक्टर सब तीनों जगह बराबर आ गया। तो ये क्या आ गया, इन तीनों को बोलेंगे लाइक टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक टर्म। अब देखो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा जब अनलाइक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो ऐसे लिखो 3x² z² n 3x z n² 3 x² z² m, ऐसा 3 ले लिया अलग अलग। देखो इसमें जो नंबर वाला है कांस्टेंट जो है वो सब में बराबर है, लेकिन इससे तो हम चेक करते नहीं हैं। हम लाइक अनलाइक चेक करने के लिए क्या करते हैं, जितने लिटरल्स हैं उनसे चेक करते हैं। तो देखो क्या है, इसमें x कितनी बार आया, x का फैक्टर कितना आया, 2, x 2 बार ही आया, x इंटू x। इसमें कितना आया, z कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है ना। और देखो n कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है ना। तो देखो इसमें अब इसके बराबर कौन किस वाला टर्म में है, तो देखो x² किस में आया, यहाँ पे नहीं आया, एक ही x आया। x z n तो तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन बराबर संख्या में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे z² आ रहा है। तो यहाँ पे x² होता है, z² होता है, तब जाके ये दोनों कहीं होते, तब पर भी नहीं होता, क्योंकि n पे यहाँ 1 है और n यहाँ पे स्क्वायर में है। समझ में आया, तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक हो गए, अनलाइक। अब आगे देखो इसमें से कोई हो सकता है कि नहीं, देखो यहाँ पे